स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 12th के लिए। आज है मंडे मॉर्निंग और क्लास 12th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक लाइव सेशन लिया गया था इससे पहले वाले दिन में, संडे में कुछ लोग आए थे, ठीक है, 26 लोग आए थे शायद। तो जितने लोग आए थे उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं आए थे उनके लिए और भी अच्छी बात है, और मेरे लिए तो भी जबरदस्त बात ही थी मेरे लिए। आज क्या करते हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी को और आगे लेके चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। बस एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग से स्टार्ट करते हैं। हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्या कर रहे थे ना, सिमेट्री सर्किट्स के बारे में बात कर रहे थे। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है अपने को यूजिंग फॉर सिमेट्री सर्किट्स। ये जो सिमेट्री वाले सर्किट्स होते हैं उसके लिए हम क्या कर रहे थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख रहे थे। सिमेट्री सर्किट। अब सिमेट्री सर्किट में मैंने आपको दो तरह का सिमेट्री बताया है। एक होता है मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री मतलब जिस भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट अगर सिमेट्री होगी, मान लो मेरे पास ये ए और ये बी पॉइंट है, और अगर इसके अबाउट मुझे कैलकुलेट करना था, ए और बी के अबाउट कैलकुलेट करना है, अब इधर का सर्किट और इधर का सर्किट अगर एक दूसरे का मिरर इमेज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, मिरर सिमेट्री। और वहां पर क्वेश्चन को क्या करते हैं, मिरर सिमेट्री से सॉल्व करते हैं। अब जब आप मिरर सिमेट्री यूज करोगे ना, तो आप देखोगे कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जाएंगे जो इक्विपोटेंशियल के आ जाएंगे, कुछ ब्रांचेस ऐसे होंगे जो हट जाएंगे, उसमें से कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो वो सिंप्लीफाई करने से पता चलेगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट टाइप का सिमेट्री था वो था फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि मुझे क्वेश्चन को फोल्डिंग सिमेट्री से आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए क्या होगा, जिस ब्रांच के अबाउट कैलकुलेट करना है, जैसे एबी के अबाउट कैलकुलेट करना है, तो एबी के ऊपर का सर्किट और एबी के नीचे का सर्किट अगर सेम होता है तो इसको ऐसे फ्लिप कर देते हैं। पूरे पूरे सर्किट को ऊपर जब ले जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, पूरा पूरा नीचे का सर्किट क्या होगा, ये पूरा पूरा नीचे का सर्किट गायब हो जाता है, और यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंसेस होते थे वो सारे के सारे रेजिस्टेंसेस क्या हो जाते थे, हाफ हो जाते थे। R/2 R/2 R/2, और जहां पे फ्लिप किया था वहां पे तो R ही रहेगा। ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस बताए, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आज क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे। जेई वाले बच्चों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब फिर भी एग्जाम में आ जाता है, लेकिन मेडिकल वाले बच्चों के लिए तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आया हुआ है। डायरेक्टली आपको क्या करना है, सिर्फ रिलेशन याद रख लेना है। अगर आपको तरीका नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप क्या करना, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन याद रख लेना। जो जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए जो मेंस का एग्जाम है उसमें वो पूछ सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये किसके लिए है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेडिकल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जेई वाले बच्चों के लिए नहीं आएगा, जेई वाले बच्चों के लिए भी आता है, लेकिन कम चांसेस है। मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास क्या है, एक क्यूब है। क्यूब बना लेते हैं, थोड़ा स्क्रीन को पॉज करके क्यूब बना लेते हैं, फिर मैं वापस आता हूँ। देखते हैं, मान लो मेरे पास क्या है ना, एक ऐसा क्यूब का अरेंजमेंट है, वायर से बना हुआ है, और जितने भी साइड्स है ना इसके, जैसे ये जो साइड्स है ना, इन सारे साइड्स में हमने क्या किया है, R ओम का रेजिस्टर लगा के रखा है। वो मैं बनाऊंगा नहीं, डायग्राम खराब हो जाएगा। मैंने क्या किया है, जितने भी साइड्स यहाँ पर पॉसिबल थे, कितने साइड्स हो सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसे ऐसे 12 साइड्स हो सकते हैं क्या। तो 12 साइड्स के अबाउट मैंने क्या किया है, मैंने रेजिस्टर लगा दिया, और सब जगह आइडेंटिकल रेजिस्टर लगाया गया है। अब मान लो ये जो पॉइंट है वो है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी और एच। अब यहाँ पर क्या है ना, आपसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आर इक्विवेलेंट, यहाँ पर आपको आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना के लिए बोला जाएगा। अब क्वेश्चन 1 जो होगा उसमें आपको बोलेंगे आर इक्विवेलेंट अबाउट बॉडी डायगोनल। जो इसका बॉडी डायगोनल होगा, क्यूब का जो बॉडी डायगोनल है उसके अबाउट आपको क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ढूंढने को बोलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होता है अबाउट वन ऑफ द साइड, अबाउट वन ऑफ द साइड।
किसी साइड के अबाउट आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना बोल सकते हैं, या तीसरा क्वेश्चन होगा अबाउट एनी ऑफ द फेस डायगोनल, अबाउट एनी ऑफ द फेस डायगोनल, ठीक है, एनी ऑफ द फेस डायगोनल। इन तीन तरह के क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, एक एक करके एनालाइज करना है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अबाउट बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल अगर देखोगे तो एक क्यूब के दो बॉडी डायगोनल, दो ही हो सकते हैं ना, एक दो नहीं चार हो सकते हैं। ये जो मेरे पास क्यूब है, इस क्यूब का एक बॉडी डायगोनल अज्यूम कर लेते हैं। कौन सा बॉडी डायगोनल ले लेते हैं, मान लो ए से एफ तक, ए से एफ तक अगर मैं ये बना दूं, सपोज मैं दिखा दे रहा हूं, डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं इस तरह से, ए से एफ तक जो बॉडी डायगोनल है उसका मतलब क्या हो गया कि करंट जो होगा वो ए वाले पॉइंट से एंटर करेगा और एफ वाले पॉइंट से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो अगर ए से एंटर करके एफ वाले पॉइंट से बाहर जा रहा है तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। अब बहुत सारे तरीके मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। तुम अलग अलग साइट्स में खोल के देखोगे, अलग अलग किताबों में देखोगे, अलग अलग यूट्यूब और कौन कौन ये एकेडमी वो एकेडमी में जब देखोगे ना तो तुमको बतेरे तरीके मिलेंगे, भर भर के तरीके मिलेंगे। सबसे आसान तरीका, मैं सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगा, 10 तरीके बताने का कोई मतलब नहीं है। वो तरीका बताऊंगा जो आसान है, समय भी कम लगेगा और आप आसानी से कर लोगे। अब सबसे आसान तरीका क्या है, तो सबसे आसान तरीका है इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना। अब इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर, मान लो मैंने बोला कि करंट जो है वो पॉइंट ए से एंटर करके पॉइंट एफ से बाहर निकलने वाला है, ठीक है। हमें क्या करना है, इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स ढूंढने हैं। अब देखो कैसे, मान लो मैं पहला ब्रांच देखूं, करंट को ए से जाना था, ठीक है, और एफ से बाहर निकलना है। अब मैं रास्ते ढूंढता हूँ कि कितने रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता मैं बोल रहा हूँ कि मान लो मैंने करंट को क्या बोला कि करंट जो है वो इधर से भेज देते हैं, ए से एच, ए से एच करंट को भेज देते हैं और एच से एफ ऐसा निकल जाएगा। मतलब ये रास्ता हो सकता है क्या, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एफ तक पहुंचना है और ए से एफ पहुंचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रास्ते ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला कि एक रास्ता ऐसा मान लेते हैं कि ए से एच चलते हैं, फिर एच से जी, तो ए से एच जाना है और एच से एफ। अब ध्यान से देखना, तो ए से एच, ए से एच जो है वो क्या है, वो साइड डायगोनल है क्या, एस डी का मतलब है साइड डायगोनल। और एच से एफ क्या है, एच से एफ जो है वो है साइड। साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, ऐसे तुमको और भी पॉइंट्स दिखेंगे, और भी पॉइंट्स दिखेंगे। कैसे दिखेंगे सर, आप ये देखो, ए से ई, ए से ई जो है वो वापस से क्या है, वो वापस से हमारे पास साइड डायगोनल है और ई से एफ साइड हो जाएगा क्या। तो मैं एक रास्ता ऐसा भी बता सकता हूँ क्या कि ए से ई चले जाओ और ई से एफ चले जाओ, ये भी साइड डायगोनल और साइड है। अब जो ऑर्डर है उसको मत चेंज करना। अच्छा, और ऐसा कोई पाथ हो सकता है क्या, हाँ सर और भी हो सकता है। ए से सी चले जाते हैं, वो भी साइड डायगोनल है, और सी से एफ चले जाते हैं, ए से सी और सी से एफ, ये भी क्या है, ये साइड डायगोनल और ये क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। इसका मतलब ए से एफ पहुंचने के, अच्छा और ऐसा कोई अरेंजमेंट मिलेगा क्या जिसमें आप पहले साइड डायगोनल के अलॉन्ग मूव करोगे फिर साइड के अलॉन्ग मूव करोगे, तो आप देखोगे तो आपको और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। आप ढूंढ सकते हो, जैसे बोलोगे सर मैं ए से, आपको स्टार्ट ए से करना है और पहुंचना एफ तक है, तो मैंने 3 फेसेस ही तो मेरे पास कॉन्टैक्ट में थे, कौन कौन से, एक ये वाला फेस, ये जो फेस है मान लो ए जी ई डी, ए जी एच बी और एक ए बी सी डी, इन तीनों को यूज करके मैंने लिख दिया, तो मेरे पास एक तरीका आ गया। अब अगर आप देखोगे ना तो जैसा पॉइंट एच है वैसा पॉइंट ई है वैसा पॉइंट सी है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि पॉइंट एच ई एंड सी आर इक्विपोटेंशियल। सर आप कैसे बोल सकते हो इक्विपोटेंशियल है, आप नॉर्मली भी देखो ना, मान लो करंट ए पॉइंट से एंटर करता, अब अगर करंट ए पॉइंट से एंटर करेगा तो करंट क्या हो सकता है, ए बी वाले ब्रांच में जा सकता है। मान लो मैंने बोला कि करंट इधर जा सकता है, इधर जा सकता है और इधर जा सकता है, 3 पॉइंट्स में जा सकता है। अच्छा, एक चीज तो हमेशा याद रखना है सर, हमें क्या याद रखना है कि सर्किट से जितना करंट बाहर निकलेगा, सर्किट के मतलब बैटरी से जितना करंट, मान लो मैंने ए और एफ के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दिया इस तरह से, तो जितना करंट
बैटरी से बाहर निकलता है, बैटरी के अंदर उतना ही करंट आना चाहिए। मान लो आई अमाउंट ऑफ करंट आया, इसका मतलब आई अमाउंट ऑफ करंट बाहर भी निकलना चाहिए। अच्छा, अभी और देखते हैं। जैसे ही करंट, अभी मैंने ना इसके वैल्यूज नहीं लिखे हैं, अब थोड़ा सर्किट को एनालाइज करते हैं, फिर मैं इसके वैल्यूज लिखता हूँ। अब जब ये करंट यहाँ पर आएगा ना इस वाले पॉइंट पर, तो वो क्या हो जाएगा, सी इस वाले ब्रांच में डीसी और डीएफ, सॉरी डीसी और डी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिल्कुल। उसी तरह जी में जब करंट पहुंचेगा यहाँ पर, तो वो जीएच और जी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर से बी वाले ब्रांच में जब करंट पहुंचा, तो वो बीएच और बीसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या। इसका मतलब मैं क्या देख रहा हूँ कि ए से बी जो करंट निकला है, ए से जी जो करंट निकला है और ए से डी जो करंट निकला है, उसका आगे का रास्ता बिल्कुल वैसा ही है तीनों के तीनों केसेस में। ए से जी जो करंट निकला उसमें भी वो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और फाइनली वो एफ वाले पॉइंट पे जाके मिल जाएगा क्या। फिर आप देखो, मान लो मैं करंट्स के नाम दे दूं, अभी मेरे को नहीं पता कि क्या है, मैं नाम दे देता हूँ। ये है I1, ये है I2, ये है I3। अब जब आप देखोगे तो ये I3 करंट डी पॉइंट पर पहुंचकर क्या हो रहा है, फिर से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होके वापस से एफ पॉइंट पे मिल जाएगा। अच्छा, ये I2 करंट भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होके वापस से एफ पॉइंट पे मिल जाएगा, और ये I1 करंट भी क्या होगा, वापस से डिस्ट्रीब्यूट होके स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट होके पॉइंट एफ में मिल जाएगा। इसका मतलब तीनों के तीनों रास्ते आइडेंटिकल है। तो तीनों के तीनों रास्ते अगर आइडेंटिकल है, तो तीनों में जो करंट फ्लो करेगा I1, I2 और I3 वो सेम रहेगा क्या। इसका मतलब A से B जाने पर जितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, A से G जाने पर उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, A से D जाने पर उतना ही पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। नहीं, अपन कहीं और चल रहे थे ना, अपन H ये वाला पॉइंट देख रहे हैं। A से H जैसा पॉइंट है, A से C वैसा ही पॉइंट है और A से E वैसा ही पॉइंट है। तो हम साफ साफ बोल सकते हैं ना कि ये जो H, E और C जो है वो क्या है, इक्वी पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं। कैसे पता चला सर आपको, आप ध्यान से देखो सर्किट में, A से E जाना, A से H जाना या A से C जाना एक जैसा ही बात है। अगर एक जैसा बात है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वी पोटेंशियल होंगे। अच्छा, और अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं, और भी सेट ऑफ इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स ढूंढे जा सकते हैं। अब देखो बहुत ही जरूरी है ये समझना, नहीं समझोगे तो फिर वही यूट्यूब और इधर उधर के चक्कर में फंसते रहोगे। जैसा बोल रहा हूँ ध्यान से वैसा सुनना है। हमने क्या बोला कि मुझे ए से पहुंच के एफ तक जाना है। अब ए से पहुंच के एफ तक जाने के रास्ते ढूंढ रहे, तो मैंने पहला तरह का रास्ता कैसे बताया कि पहले साइड डायगोनल में चलते हैं, फिर साइड में चलते हैं, साइड डायगोनल में चलते हैं, फिर साइड में चलते हैं या एज में चलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। सेकंड टाइप का रास्ता देखो, स्टार्ट अपन वापस से ए से करेंगे और पहुंचना अपने को वापस से एफ में। अब क्या करते हैं ना, पहले साइड में मूव करते हैं, फिर साइड डायगोनल में चलते हैं। तो जैसे देखो I3 वाला जो है, पहले मैंने डी में मूव किया, पहले साइड में मूव कर रहे थे, फिर क्या कर रहे हैं, फिर अपन मूव कर रहे हैं साइड डायगोनल पे। उसी तरह अगर आप देखोगे तो आपको और भी पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे ए, जी, एफ साइड, फिर साइड डायगोनल, और क्या मिल जाएगा ए, बी, एफ, ये भी वैसा ही पॉइंट हो गया क्या। अब अगर ये तीनों आइडेंटिकल पॉइंट्स है तो वापस से क्या बोल सकते हैं कि ये बी, डी, जी, बी, ये सारे पॉइंट्स क्या है, इक्वी पोटेंशियल। तो D, G, B आर इक्वी पोटेंशियल। अब सर ऐसा क्यों बता रहे हो, ऐसा जान लेने से ना अब सर्किट बहुत ही आसान होगा, बहुत ही इजीली आप क्या कर पाओगे, आप इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, आप चाहो तो VI मेथड भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने VI मेथड आपको बताया है, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के जब सर्किट सॉल्व करते हैं तो वहां पे VI मेथड बता दिया गया है आपको। अब अपन क्या करते हैं, ये जो सर्किट था ना इसको वापस से ड्रॉ करते हैं, रीड्रॉ करते हैं। अब अगर इसको वापस से रीड्रॉ करेंगे तो मुझे जगह चाहिए, मैं क्या करता हूँ, कहीं पे जगह खाली करने के लिए यहाँ पे खाली करते हैं। ठीक है, अभी देखो मेरे पास कौन कौन से पॉइंट है, मेरे पास ए पॉइंट है और मेरे पास एफ पॉइंट है। इन दोनों के अबाउट मेरे को क्या करना है, इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब HEC ये तीनों मिला के एक पॉइंट हो गया क्या, क्योंकि तीनों का पोटेंशियल एक जैसा है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर HEC, मैंने HEC एक साथ लिख दिया। फिर मैं लिख देता हूं BGB, ये DGB, ये भी एक पॉइंट हो गया क्योंकि सबका पोटेंशियल एक जैसा था। अब रेजिस्टर्स जोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखो A से H के बीच में कोई रेजिस्टर है क्या, नहीं है सर। ठीक है, A से E के बीच में कोई रेजिस्टर है क्या, नहीं है सर।
ए से बी के बीच में, सॉरी ए से सी के बीच में कोई रेजिस्टर है? नहीं, मतलब इन दोनों के बीच में मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, फिर ए से डी के बीच में है, ए से डी के बीच में एक रेजिस्टर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक रेजिस्टर इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। फिर ए से जी के बीच में भी है रेजिस्टर, तो एक रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ए से बी, सर ए से बी के बीच में भी है, तो ए से बी कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखिए, डी और एच के बीच में कोई रेजिस्टर है क्या? डी पॉइंट और ये एच पॉइंट, डी और एच के बीच में नहीं है। डी और ई पॉइंट के बीच में है, सर डी और ई के बीच में एक रेजिस्टर है, तो यहां पर मैंने डी और ई के बीच में एक रेजिस्टर लगा दिया। फिर डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में भी एक रेजिस्टर है, तो डी और सी के बीच में भी एक रेजिस्टर लगा दिया। फिर जी और एच के बीच में है, सर जी और एच के बीच में रेजिस्टर है। जी और ई के बीच में, जी और ई के बीच में भी रेजिस्टर है, ये भी कनेक्ट कर दिया हमने। और अगर आप देखोगे तो जी और सी, तो जी और सी के बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है, तो वो नहीं लगाते हैं। बी और एच के बीच में कोई रेजिस्टर है क्या? है सर जी, बी और एच के बीच में एक रेजिस्टर है। फिर और कौन सा हो गया हमारे पास? बी और एच आ गया। बी और ई, बी और ई के बीच में देखोगे तो कोई रेजिस्टर नहीं है। बी और सी, बी और सी के बीच में है रेजिस्टर, ठीक है। तो 3 रेजिस्टर यहाँ पर आ गए, 6 रेजिस्टर यहाँ पे आ गए। अब डीजीबी के बीच में देखते हैं। डीजीबी के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी और एफ के बीच में कोई रेजिस्टर है क्या? नहीं, डी और एफ के बीच में तो नहीं है। जी और एफ के बीच में, जी और एफ के बीच में भी नहीं है। बी और एफ के बीच में नहीं है। अच्छा, एच और एफ के बीच में, एच और एफ के बीच में है, मतलब यहाँ पर एक रेजिस्टर होगा एच और एफ के बीच में। फिर ई और एफ, ई पॉइंट और एफ पॉइंट, यहाँ पर भी रेजिस्टर है, तो ई और एफ के बीच में भी एक रेजिस्टर लगा दिया ऐसा। फिर और कोई पॉइंट है? सी और एफ, सी और एफ के बीच में भी एक रेजिस्टर है, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टर लगा दिया ऐसे पैरेलल में। अब सर्किट को आप आराम से बना दो सीधा करके, ठीक है। हमने क्या कर दिया, पहले इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स ढूंढ लिया, अब सर्किट को सीधा कर देते हैं। ए पॉइंट यहाँ पे रख देते हैं और इधर रख देते हैं DGB, ठीक है, इधर रख दिया DGB। फिर इधर रख देते हैं HEC, इधर रख दिया HEC और इधर रख दो F। अब बोलोगे सर आपने A और F को पास में क्यों नहीं रखा? क्योंकि कोई रजिस्टर तो था ही नहीं ना A और F के बीच में। अब A और DGB के बीच में रजिस्टर था, इसलिए उनको अरेंज करके रख दिया। अब देखो R, अगर ये पूरा इक्वी पोटेंशियल वाले पॉइंट्स है, मतलब ये तीनों कैसे हो गए? पैरेलल में कनेक्टेड हो गया ना, तो 3 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड, तो ये R/3 लिख सकते हैं। अच्छा, DGB और HEC ये दोनों कॉमन पोटेंशियल वाले, DGB वाले कॉमन पोटेंशियल है और HEC वाले भी कॉमन पोटेंशियल है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उनका इक्विवेलेंट R/6 हो जाएगा। अब HEC और F के बीच में देखोगे तो यहाँ पर भी 3 रेजिस्टेंस है, तो वो R/3 हो गया। अब A और F के बीच में जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं वो सब सीरीज में कनेक्टेड है क्या? तो R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट लिख देंगे R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा, सबका एलसीएम हमने 6 लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा 2R प्लस R प्लस 2R। तो आंसर कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट का वैल्यू है 5R/6। ये याद रख लेना है, मेडिकल वाले बच्चों को डायरेक्टली पूछा जाता है, कॉलेज के एग्जाम में भी आ जाता है। कॉलेज के एग्जाम में भी अगर आएगा तो आपको क्या करना है, इस तरह से सॉल्व करना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसको इरेज कर दूंगा और नया क्वेश्चन जो है वापस से मैं ये बनाऊंगा। ये तो मेरे पास टाइप 1 क्वेश्चन हुआ जब मैंने उसके बॉडी डायगोनल के अबाउट फाइंड किया। इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पर? इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो इक्वी पोटेंशियल वाले हैं। एक बार इक्वी पोटेंशियल वाले पॉइंट्स मिल गए तो सबको क्या करना, आप साथ साथ लिख देना। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जो VI मेथड है उससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये करंट है, ये I1 है, यहाँ पे भी I1 है, यहाँ पे भी I1 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट आधा आधा बढ़ जाएगा, इधर हो जाएगा I1/2, इधर हो जाएगा I1/2 और वापस से इन दोनों का मिलके करंट वापस से यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। वो मैं नहीं बता रहा, वो बेकार मेथड है। ये जो मेथड है वो सबसे सही है। पॉज करते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अबाउट बॉडी डायगोनल जो क्वेश्चन पूछा गया था हमने सॉल्व कर लिया, इसको हटा देते हैं। अब साइड्स के अबाउट कैलकुलेट करते हैं। अब साइड के अबाउट कैलकुलेट करना तो किसी भी एक साइड के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 साइड्स हैं, सबसे सामने वाला साइड दिख रहा है ए बी, ठीक है, सबसे सामने दिखता है ना, पहले उसी का काम तमाम करते हैं। तो ए बी का अबाउट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, हर किसी को स्पेस चाहिए, मुझे भी स्पेस चाहिए क्वेश्चंस लिखने के लिए। अब क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, अपने को इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है इस बार किसी भी साइड के अबाउट। तो जो साइड सबसे पास में दिख रहा है ना, जो साइड सबसे पास में दिख रहा है, क्या करते हैं उसके अबाउट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि ए से करंट एंटर करेगा, बी से करंट बाहर निकलेगा, तो ये पूरा कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये अपने को ढूंढना है। अब क्या करते हैं ना, फिर से ए से बी जाने के रास्ते ढूंढते हैं। अगर ए से बी जाना होता तो ए से बी जाने के रास्ते ढूंढते हैं। एक रास्ता तो डायरेक्टली वाला रास्ता था, ठीक है, ये अपने कोई काम का नहीं है, इसको मैं नहीं बात कर रहा अभी। एक रास्ता देखो कैसा है, ए से स्टार्ट करके अपने को पहुंचना कहां पर है, पॉइंट बी पर। ए से डी चले जाते हैं, कैसे मूव किया, साइड के अलोंग। ए से डी चले गए, साइड के अलोंग मूव किया। डी से बी आते हैं, जब आप डी से बी आओगे तो आप क्या कर रहे हो, साइड के डायगोनल के अलोंग मूव कर रहे हो क्या, तो इसको एस डी लिख दिया। अच्छा, ऐसा और कोई रास्ता दिख रहा है क्या जिसमें आपको पहले साइड में चलना पड़ेगा फिर साइड डायगोनल के अलोंग चलना पड़ेगा? तो तुम बोलोगे सर ए से जी भी वैसा ही कुछ लग रहा है, ए से जी चलेंगे फिर साइड डायगोनल के अलोंग बी पॉइंट आ जाएगा। तो अब जी बी, और कोई रास्ता ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं, तीन ही रास्ते हो सकते थे, या तो इस वाले साइड के अलोंग, या तो इस वाले साइड के अलोंग, और इस वाले साइड के अलोंग। तो ये तो एकदम अलग ही रास्ता है, तो इसके बारे में कुछ बात नहीं बोलेंगे। अब अगर ये दोनों एक जैसे रास्ते हैं पॉइंट बी के लिए, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, G and D are equipotential point, G and D are equipotential point, बोल सकते हैं, बिल्कुल सर। सिमेट्री देख के हमने क्या बोल दिया कि पॉइंट G और पॉइंट D जो है वो इक्विपोटेंशियल है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, फिर से मुझे A से B आना है। अब क्या करते हैं ना, पहले ही साइड डायगोनल पे चलते हैं, फिर साइड के अलोंग चलेंगे। अब पहले अगर साइड में चलोगे, पहले अगर आप साइड में चलोगे तो देखो नहीं, पहले साइड डायगोनल में चलते हैं। तो ए से ई जा सकते हैं, और नहीं, कोई रास्ता नहीं होगा, कोई रास्ता ऐसा नहीं होगा। ए से अपन क्या करते हैं, अच्छा ए से एच चले जाते हैं और एच से बी आ जाएंगे। ए से एच चले जाते हैं साइड डायगोनल में, और फिर क्या हो जाएंगे, एच से बी आ जाएंगे साइड के अलोंग। ये एक रास्ता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर जी। अच्छा, ए से सी भी हो सकता है क्या, ए से सी चले जाते हैं साइड डायगोनल के अलोंग, और सी से बी आ जाते हैं साइड के अलोंग। इसका मतलब, अच्छा और कोई रास्ता तुमको ऐसा नहीं मिलेगा, आप एनालाइज करो, आप देखो, क्योंकि देखो तीन ही फेस हो सकते हैं ना, या तो ये फेस हो सकता है, या ये फेस हो सकता है, या सामने वाला फेस होगा, ठीक है। तो सामने वाले फेस के लिए देख के मैंने लिख दिया ए सी बी, नीचे वाला जो फेस है उसके लिए लिख दिया, जो फर्स्ट वाला फेस था ये वाला जो फेस है ए जी डी ई, उसके लिए ऐसा कोई पाथ बनेगा नहीं। तो मतलब मेरे पास सिर्फ दो ही पॉइंट ऐसे आएंगे जो इक्विपोटेंशियल है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सी कॉमा एच जो है वो भी इक्विपोटेंशियल है, आर इक्विपोटेंशियल। अब एक बार जब मैंने इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स ढूंढ लिया ना, तो हम क्या करेंगे, सर्किट को दोबारा से रिक्रिएट करेंगे, थोड़ा आसान दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जी डी पॉइंट इस तरफ मान लो, और ये सी एच पॉइंट इस तरफ मान लो, ये मेरे पास इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। स्क्रीन को पॉज करके रब कर लेना, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए, जब तक स्पेस नहीं मिलेगा मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। लाइफ में हर किसी को स्पेस चाहिए, बहुत जरूरी है स्पेस। स्टार्ट करना है अपने को पॉइंट ए से। मान लो मैंने क्या किया, यहाँ कहीं पे स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ए मैंने बना दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मेरे पास पॉइंट ए, डी, जी और बी, पॉइंट ए से तीन रेजिस्टेंस निकल सकते हैं, डी, जी और बी। अब उसमें से अगर आप देखोगे तो डी और जी जो है वो एक जैसे पोटेंशियल के पॉइंट है, तो मैं डी वाले पॉइंट और जी वाले पॉइंट को एक जैसा बना देता हूँ, और मैंने उसको पॉइंट ए के पास में रखा है। क्यों पास में रखा है, क्योंकि डी और जी से रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है। कितने, तो यहाँ पे एक रजिस्टर मैंने इस तरह से बना दिया, और यहाँ पर एक रजिस्टर इस तरह से बना दिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, फिर डी और जी से अगर आप देखोगे ना, तो ई पॉइंट पास में, और दोनों से रजिस्टर कनेक्टेड है, मतलब डी और जी के पास में कहीं पर ई होना चाहिए। अच्छा, मैं ई वाले पॉइंट को ए से दूर रख सकता हूँ, क्यों रख सकता हूँ, क्योंकि ए और ई के बीच में कोई रजिस्टर कनेक्टेड नहीं। अच्छा,
डी और ई के बीच में एक रजिस्टर है यहाँ पर, और जी और ई के बीच में एक रजिस्टर है यहाँ पर, मैंने कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल सर। अच्छा, अब अगर मैं ये हो गया ना मेरे पास ई के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, एफ। अब एफ अगर देखोगे तो एफ तुमको ई के पास भी रखना पड़ेगा क्योंकि एक रजिस्टर है, और एफ जो है एफ और डी के बीच में तो कोई रजिस्टर है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इस एफ वाले पॉइंट को यहाँ कहीं पे बना देता हूँ। एक रजिस्टर था तो मैंने ई और एफ को ऐसा बना दिया। अच्छा, अब एफ से दो पॉइंट निकल रहे हैं, सी और एच, और सी और एच दोनों ही क्या है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सी, यहाँ पे रख रहा हूँ एच। एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, इस तरह से हो गया, ठीक है। सी और एच, एक ये रजिस्टर हो गया, एक ये रजिस्टर हो गया। अब चाहिए मेरे को पॉइंट बी। अब अगर आप पॉइंट बी देखोगे तो पॉइंट बी को अपन को क्या रखना है, पॉइंट बी को यहाँ पे रख देते हैं। पॉइंट बी को यहाँ पे रखने का मतलब क्या है, मेरे को सी और एच से पास में रखना है पॉइंट बी को, यहाँ पे रख दिया मैंने पॉइंट बी को। अब अगर मैंने पॉइंट बी को यहाँ पे रखा तो बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, और बी और एच के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। अच्छा, बी और ए के बीच में भी एक रजिस्टर है क्या, बी और ए के बीच में भी एक रजिस्टर है, तो मैंने उसको भी कनेक्ट कर दिया इस तरह से। अब अगर देखोगे तो टोटल मेरे पास 12 रजिस्टर्स होने चाहिए थे, बन गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही बने, और भी रजिस्टर चाहिए। और रजिस्टर देखो कहां पर है, तो अगर आप देखोगे डी से कनेक्टेड सारे रजिस्टर्स बना दिए क्या, डी और ई के बीच में रजिस्टर लगा दिया, डी और सी के बीच में, ये देखो डी और सी के बीच में भी एक रजिस्टर लगना चाहिए ना, मतलब यहाँ पर एक रजिस्टर लगेगा डी और सी के बीच में। फिर पॉइंट जी से देखो, जी और ई के बीच में रजिस्टर लगा दिया, जी और ए के बीच में रजिस्टर, जी और ए के बीच में रजिस्टर लगा दिया, जी और एच के बीच में, मतलब यहाँ पे फिर से एक रजिस्टर होगा क्या जो पैरेलल में होगा। तो इस तरह से मैंने 12 रजिस्टर्स अरेंज कर दिए। अब बहुत ही आसान है भाई साहब, अब बहुत ही आसान है। ए पॉइंट यहाँ पर था, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनके बीच में रजिस्टर कितना, आर। अच्छा, ये डी और जी वाले पॉइंट को यहाँ पे बना दो, ये डी और जी वाले पॉइंट को यहाँ पे बना दो, और इनके बीच में रजिस्टर कितना, r/2, दो रजिस्टर पैरेलल में थे। डी और जी से कनेक्टेड है ई वाले पॉइंट को यहाँ पे बना दो, यहाँ पे भी रजिस्टर कितना, r/2। अच्छा, ई से कनेक्टेड है एफ, रेजिस्टेंस कितना, r। एफ और एफ से कनेक्टेड है पॉइंट सी एच, यहाँ पे अपन ने कनेक्ट कर दिया सी एच, रेजिस्टेंस r/2। सी एच से कनेक्टेड है पॉइंट बी, सी एच से पॉइंट कनेक्टेड है बी, और ये भी कितना, r/2। और डीजी और सी एच के बीच में भी रेजिस्टेंस कितना, r/2। अब सर्किट बहुत ही आसान है क्या, आप स्क्रीन पॉज करना, नोट कर लेना, अच्छे से देखना मैंने कैसे बनाया है, रिक्रिएट करना पड़ता है चीजों को वापस से। सर्किट को जब तुम खुद से रिक्रिएट करना सीख जाओगे ना तो बहुत ही आसान लगेगा, रिक्रिएट नहीं कर पाओगे तो फिर मुश्किल लगेगा। सर्किट बनाता थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। देखो मैंने समझा दिया एक बार, अब आप इसको खुद से कोशिश करना, बिना देखे ट्राई करने की कोशिश करना। अब देखो इक्विवेलेंट कैसे ढूंढना है, ए बी का अबाउट ढूंढना है तो ए बी से दूर से स्टार्ट करते हैं, r/2 और r, ये सब क्या हो गया, ये सब सीरीज में कनेक्टेड है क्या, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया एक 2R ओम का रेजिस्टर। फिर इन दोनों के बीच में मेरे पास रेजिस्टेंस है कितना, r/2 ओम का, यहां पर भी r/2, यहां पर भी r/2, और यहां पर r ओम। अब ये 2R और ये r/2, ये 2R और ये r/2 क्या है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में जब रेजिस्टर्स होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ 2R में आधा अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5R/2 हो जाएगा, 5R/2। ये 2 से ये 2 गायब, R से R गायब, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, 2R/5 आ रहा है। ये 2 जब ऊपर जाएगा तो 2R/5। इसका मतलब क्या है, मैं इस पूरे के प्लेस में एक रेजिस्टर लगा सकता हूं जो कितने का है, जो 2R/5 का है। अब r/2 और ये r/2, ये r/2 सीरीज और ये 2R/5 के साथ सीरीज, तो 2R/5 सीरीज पैरेलल तो नहीं बताऊंगा भाई साहब, सीरीज पैरेलल तो मैंने बता दिया है। ये r/2 और ये r/2, r और ये 2R/5, तो r प्लस 2R/5 ये कितना हो जाएगा ऐड करने पे, 7R/5 हो गया क्या।
और ये 7r/5 इस r के साथ वापस से पैरेलल में है, तो 7r/5 इंटू r डिवाइडेड बाई 7r/5 प्लस r। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो अब इसको, जो आएगा वो आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन सर्किट का अब तो नहीं बताने वाला। तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 7r² इधर आ गया, और इधर आ जाएगा 12r और ये 5 ऊपर, 5 से 5 गायब कर दो, r से r गायब कर दो, तो आंसर आ जाएगा 7r/12। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, टाइम देना, समय दो क्वेश्चन को, समय दो, और क्वेश्चन में आप ये ढूंढो कि इक्विपोटेंशियल पॉइंट सर ने कैसे ढूंढा। सर ने इक्विपोटेंशियल पॉइंट ढूंढने के बाद क्या किया, एक बार मेरे को इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मिल गए तो मैंने सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ करना स्टार्ट किया। अब जब भी 3 डायमेंशनल वाले सर्किट्स होंगे ना, तो उसको कोशिश करो कि 2 डायमेंशन के सर्किट में ले आए। एक बार जब वो 2 डायमेंशन के सर्किट में आ जाता है तो उसको सॉल्व करना क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, उसके लिए मैं थोड़ा पॉज करता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सब तो इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा मुश्किल बोलूंगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तीनों केसेस के सामने वो जो लास्ट वाला केस है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब लास्ट वाले केस में क्या करना है, हमने बॉडी डायगोनल के अबाउट ढूंढ लिया, साइड के अबाउट ढूंढ लिया, अब क्या करना है, साइड डायगोनल के अबाउट ढूंढना है। मान लो मैं इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना चाहता हूं अबाउट ए एच, मतलब करंट ए वाले पॉइंट से एंटर करके एच वाले पॉइंट से बाहर निकलना चाहिए, तो कितना रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा, अपने को यही कैलकुलेट करना है। अब फिर से बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे इसको सिमेट्री वाले मेथड से। कैसे, यहां पर क्या करते हैं, एक मिरर बनाते हैं। ध्यान से देखना मिरर कैसे बना रहे हैं। ए से ए से एफ वाले पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ए से एफ वाले पॉइंट को, एफ से एच वाले पॉइंट को, ए से डी वाले पॉइंट को, और ए से एच वाले पॉइंट को। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ऐसा ज्वाइन कर दिया। आप ऐसा रूम में इमेजिन करना। अब अगर आप सोचोगे ना, तो मैंने क्या कर दिया है, वो जो बॉडी डायगोनल था ना, बॉडी डायगोनल के थ्रू मैंने एक प्लेन भेज दिया, मतलब ये मेरे पास जो मैंने रेड से बनाया है वो क्या है, प्लेन मिरर। अच्छा, अब हम क्या जानते हैं कि मिरर के अंदर जितना करंट एंटर करना चाहिए, मिरर के अंदर जितना करंट एंटर करना चाहिए उतना ही बाहर निकलना चाहिए। नहीं, ये गलत डायग्राम है, ऐसे नहीं बनाते, दूसरा डायगोनल बनाते हैं। ये इस तरफ से जो डायगोनल है ना वो बनाते हैं, तब आपको सिमेट्री ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तब आपको दिखेगा वो। क्योंकि मिरर सिमेट्री तो जिसके अबाउट कैलकुलेट करना होता है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं ना, तो ए और एच के बीच में कैलकुलेट करना था, यहाँ पे ऐसे मैंने क्या कर दिया, एक मिरर बना दिया। अब मिरर में हमने क्या पढ़ा है सर, हमने मिरर में ये पढ़ा है कि मिरर में जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर भी जाना चाहिए। मान लो यहां से करंट आया आई, अब करंट जब आई एंटर किया तो एच वाले पॉइंट से कितना बाहर निकलेगा, आई ही बाहर निकलेगा। अच्छा, अब करंट जब ए पॉइंट पर पहुंचेगा तो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, 3 रास्तों पे जा सकता है। अच्छा, उसी तरह जब एच वाले पॉइंट से करंट बाहर आएगा तो इस वाले ब्रांच से करंट आ सकता है। देखो यहाँ पे ऐसे जा सकता था, ऐसा जा सकता था, ऐसा जा सकता था। और जब एच वाले पॉइंट से बाहर निकलता तो इधर आता, इधर आ सकता है और इधर आ सकता है। ठीक है, अब करंट के डिवीजन के बारे में सोचते हैं। आप देखो, ए से बी जाते हैं, फिर बी से एच। ठीक है, एक रास्ता हो सकता है। ए से जी जाते हैं और जी से एच। अच्छा, ए से बी और बी से एच और ए से जी और जी से एच एक जैसा का रास्ता है क्या? अगर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचना था और बी से एच जा रहा हूं, तो जैसा सर्किट मेरे को यहाँ पे मिला वैसा ही सर्किट मेरे को यहाँ पे भी मिल रहा है क्या? मतलब जैसा रास्ता, जैसा रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस में ऐसे बट रहा है, मतलब 2 रास्तों में बट रहा है, फिर वापस से एच आ गया। यहाँ पे पहुंचे बी में, 2 रेजिस्टेंस में बट रहे हैं, वापस से एच आ गए। ऐसा ही है ना, मतलब ए बी एच वाला पाथ और ए जी एच वाला पाथ आइडेंटिकल है। तो बी और जी वाला जो पॉइंट होगा वो क्या बोल सकते हैं, वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट होगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? अब
अगर बी और जी वाला पॉइंट मेरे पास इक्वी पोटेंशियल है, या मैंने ऐसा कुछ बना दिया अगर, तो जैसा करंट ए बी एच वाले पाथ में चलेगा वैसा ही करंट इधर भी जाना चाहिए। मान लो इधर चला कोई तो ए अमाउंट का करंट, तो इधर भी ए चलेगा। अब इधर कितना आना चाहिए, इधर आई माइनस टू ए आ जाएगा क्या? अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये आई माइनस टू ए जब इधर आया तो ये आई माइनस टू ए इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। अब फिर से देखो, मिरर में जितना करंट एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलना चाहिए क्या? मतलब ये मेरा मिरर था, ये रेड से जो मैंने बना रखा है वो मिरर है, तो जितना करंट यहाँ से आएगा उतना ही करंट यहाँ से आना चाहिए। मतलब मान लो यहाँ पर करंट गया स्मॉल बी और यहाँ पे करंट आया स्मॉल सी, तो मिरर में जितना करंट एंटर करेगा उतना बाहर भी जाना चाहिए। मतलब यहाँ से सी पॉइंट निकल जाएगा और यहाँ से बी आ जाएगा क्या? और वही सम होके यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई माइनस टू ए हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो करंट यहां से जो करंट था वो मूव करके यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे जो करंट आया था, क्योंकि देखो ये भी तो मिरर में एंटर कर रहा है ना, मिरर में अगर ए अमाउंट ऑफ करंट एंटर किया तो यहाँ से ए अमाउंट ऑफ करंट बाहर जाना चाहिए, यहाँ से ए अमाउंट करंट एंटर किया तो यहाँ से ए अमाउंट ऑफ करंट बाहर चला जाएगा। इसका मतलब मैं क्या देख रहा हूँ कि जो करंट ए बी एच वाले ब्रांच में चला वो ए से बी गया, इस वाले ब्रांच में बी और सी वाले ब्रांच में कोई करंट गया क्या? नहीं सर, इसके कारण तो नहीं गया, जो भी करंट था ए पूरा पूरा एच में चला गया। उसी तरह ए से जी गए और जी से एच आए तो करंट जो था वो ए से एच चला गया, वो कुछ जी और ई वाले ब्रांच में नहीं गया। अच्छा, फिर जब ए से डी गए ना, तो यहाँ पे मिरर में जितना करंट एंटर करता है मिरर से बाहर उतना ही करंट बाहर भी जाना चाहिए, तो इधर भी करंट सी जो आया वो करंट सी यहाँ पे चला गया। इसका मतलब ये देख रहे हैं कि ये जो मैंने सर्किट बनाया है या ये जो मैंने मिरर बनाया है उसके कारण से ऐसा हो रहा है कि ये जो ब्रांच था मेरे पास ई से जी, ये रहे ना रहे सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ रहा है सर फर्क? क्योंकि इस वाले ब्रांच में तो कोई करंट जाएगा ही नहीं। अगर आपने मिरर सिमेट्री सही से एनालाइज किया ना, तो आप देखोगे कि इस वाले ब्रांच में कोई करंट तो गया ही नहीं। अब सर्किट बहुत ही आसान दिखना स्टार्ट हो गया सर। कैसे? ये दोनों मेरे को साफ साफ सीरीज में दिख रहे हैं, ये दोनों मेरे को साफ साफ सीरीज में दिख रहे हैं। अब और इन दोनों का जो सीरीज था वो पैरेलल हो जाएगा क्या आपस में? तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए पॉइंट यहाँ पे रहने देते हैं और एच पॉइंट यहाँ पे रहने देते हैं। अब सर्किट देखो, ए बी और एच, देखो फिर से ये आर ओ ये आर ओ सीरीज, ये आर ओ और ये आर ओ। ये देखो ये तो मिरर है ना, मिरर मैंने बनाया था सिमेट्री दिखाने के लिए। ऐसा नहीं सोचेंगे सर ये वाले ब्रांच में तो रेजिस्टेंस है, ये तो मिरर है, मिरर का काम खत्म हो गया तो मिरर को हटा सकते हैं। ये मिरर था, इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं, नहीं तो फालतू का कंफ्यूजन होगा। ये मेरे पास पॉइंट जी है। अब ध्यान से देखना है, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल, मतलब इन सबको हटा के एक आर ओम का रेजिस्टर लगा सकते हैं क्या? तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये ए से डी वाले ब्रांच में एक आर ओम का रेजिस्टर है और डी से एफ वाले ब्रांच में क्या हो गया, डी से एफ वाले ब्रांच में एक आर ओम का रेजिस्टर आ गया क्या? उसी तरह एफ से एच वाले ब्रांच में अगर आप देखोगे तो एक आर ओम का रेजिस्टर है। अच्छा, ए और एच के बीच में वापस से एक आर ओम का रेजिस्टर ऐसा आ गया क्या? अब ये सर्किट बहुत ही आसान है ना, मुझे ए और एच के बीच में इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, आर आर आर, ये तीनों सीरीज इसके साथ पैरेलल, तो 3R into R डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R, R से R गायब कर दोगे तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3R/4। ये लास्ट क्वेश्चन मिरर सिमेट्री का शानदार क्वेश्चन था। मिरर सिमेट्री और थ्री डायमेंशन में सिमेट्री कैसे देखते हैं उसका क्वेश्चन था। तो 3 क्वेश्चन होते हैं क्यूब के और तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेडिकल वाले बच्चे अगर उनको नहीं समझ में आया है तो वो क्या करेंगे, सीधा सीधा रिजल्ट याद कर लेंगे, उनके एग्जाम में सीधा सीधा रिजल्ट पूछते हैं। जेई वाले बच्चों को इससे थोड़ा एडवांस भी ले जाया जा सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कुछ सर्किट्स वाले क्वेश्चंस भेजे हैं आपको, आप उसको सॉल्व करना। ठीक है, इनके इस प्रॉब्लम होता है आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये एक पार्ट है, अभी एक और पार्ट भी अपलोड करूंगा। ये इसलिए एक पार्ट रख रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है वो इससे पूरा अलग है, इसलिए मैंने इसको एक पार्ट रहने दिया है। नेक्स्ट पार्ट भी देखता हूँ, आज ही अपलोड करता हूँ।